हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम बाकी जो भी बचे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद जो आपका सिलेबस है बीएसएससी सीएचएसएल के लिए जो पॉलिटी का सिलेबस हमें दिया गया था वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं वो तो आपको मिलेगा ही, बट ये जो आपका सिलेबस था कुछ टॉपिक्स थे वो हम कंप्लीट इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसमें हम कवर करेंगे जो मेन पॉइंट्स हमारे होंगे वो होंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या है ये। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ, यहाँ से हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, पावर्स एंड फंक्शन क्या है, नेशनल कमीशन फॉर SC ST क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर इंफॉर्मेशन फंक्शंस ऑफ कमीशंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे RTI एक्ट 2005 क्या कहता है इसके बारे में, और फिर दूसरे टॉपिक पर आएंगे फूड सिक्योरिटी एंड फूड कंपोजिशन कमीशंस इन इंडिया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्टेट फूड कमीशंस 2013 जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज के मेन होने वाले हैं। वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस देखते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने इसको कंप्लीट करा है सो दैट कि आप इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन की तरह भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो ये 14 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC जो है 1992 के इंदिरा साहनी मामले मंडल आयोग का परिणाम है। तो किसका परिणाम है? ये मंडल आयोग का परिणाम है। मंडल आयोग के अंतिम फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वैधानिक निकाय के रूप में NCBC के गठन को संबोधित किया गया था। और ये आप रहने दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है ये 14 अगस्त 1993 को हुआ था और 1993 के NCBC अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 2015 में NCBC ने प्रस्ताव दिया था कि 15 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति और OBC जाति से संबंधित व्यक्ति को OBC के लिए न्यूनतम सीमा माना जाना चाहिए। ये रहने दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि OBC को पिछड़ा, अधिक पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, जो भी हमें देखने को मिल रहा है। NCBC के अनुसार वर्ष 2016 में OBC की केंद्र सूची में पिछड़ी जातियों की संख्या जो है वो बढ़कर कितनी हो गई थी? तो 513 हो गई थी। ये सारे नोट्स फॉर्मेट में हैं, बट आप वन लाइनर फॉर्मेट में इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि NCBC जो बैकवर्ड क्लासेस है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो चेयरपर्सन जो है ये कौन से हैं? ये यहाँ पे दिया हुआ है। वाइस चेयरपर्सन है, मेंबर है जो कि मिसेस सुधा यादव है। मेंबर 2 जो है ये कौशलेंद्र सिंह पटेल है। और मेंबर 3 जो है वो थल्लजू आचार्य हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आर्टिकल कौन सा इसकी बात करता है? तो आर्टिकल 340 जो है वो इसकी बात करता है। और इसके बाद देखते हैं 102 जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसने नए अनुच्छेद आर्टिकल 338B और 342A को जोड़ा है। किसने? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने। संशोधन जो है ये अनुच्छेद 366 में भी बदलाव लाता है। ये सारी चीजें जो भी अनुच्छेद रिलेटेड है वो याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 338B जो है ये NCBC को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये जो आर्टिकल है ये किस चीज को प्रदान करता है? शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है। फिर देखते हैं आर्टिकल 342A जो है ये क्या है? ये राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है और वह संबंधित राज्य के राज्यपाल को परामर्श से ऐसा कर सकता है। यहाँ पे हालांकि अगर पिछले वर्ग की सूची में संशोधन करना है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून की आवश्यकता होती है। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पिछले वर्गों की सूची में अगर संशोधन करना है तो वो कैसे किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा कानून बनाकर। नेक्स्ट देखते हैं NCBC, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या पावर है।
तो संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सभी मामलों की जांच और निगरानी करना इनका मेन काम है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास पर सक्रिय रूप से भाग लेना और सलाह देना, उनके विकास के लिए काम करना, उनका मूल्यांकन करना इनका मेन काम है। और यह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सुरक्षा उपायों के कामकाज के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये भी इनका मेन काम है। यदि इनमें से कोई रिपोर्ट राज्य सरकार से संबंधित किसी मामले से संबंधित है तो उस रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। ओके, फिर देखते हैं एनसीबीसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास की उन्नति के लिए भी जिम्मेदार है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। इसमें क्या क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इसको देख के जाएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1978 से रिलेटेड, 1987 से रिलेटेड, 1990 में जो 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की जगह ली थी। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। फिर 2003 में देखते हैं 89वें संविधान संशोधन द्वारा 89 संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के दो अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया था, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि अनुच्छेद 338 के तहत है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो आर्टिकल 338 के तहत है। तो अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचित जाति आयोग का तो 338 के तहत और अनुसूचित जनजाति आयोग का तो 338A के तहत। 2004 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों के साथ अस्तित्व में आया था 2004 में, और 2004 से 21 के बीच अनुसूचित जाति के लिए 6 राष्ट्रीय आयोगों का गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, तो ये देख लेते हैं। पहला जो कि 24 फरवरी 2004 को किया गया, दूसरा 25 मई 2007 को किया गया, तीसरा 15 अक्टूबर 2010 को, चौथा 22 अक्टूबर 2013 को और 1 जून 2017 को 5वां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। छठा है 24 फरवरी 2021 को छठे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला, उपाध्यक्ष के रूप में श्री अरुण हलदर, श्री सुभाष रामनाथ पारधी और डॉक्टर अंजू बाला सदस्य होंगे मतलब हैं अभी। ठीक है, ये पहले के नोट्स हैं तो ये आप इन सब चीजों को ध्यान में रख लीजिएगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये भारतीय अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, हमने ऊपर भी देखा है, आर्टिकल 338A इसकी बात करता है किसकी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। फिर इसका गठन किया गया था 19 फरवरी 2004 को, और अनुसूचित जातियां अपनी संस्कृति, परंपरा और अन्य पृष्ठभूमि तत्वों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों से अलग है। ठीक है, जनजातियों से अलग है, जिसके कारण एक संवैधानिक निकाय के गठन के परिणाम स्वरूप विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, जो विशेष रूप से भारत के अनुसूचित जनजाति समुदाय पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो पहले आयोग का गठन कब किया गया था, तो 19 फरवरी 2004 को, दूसरे आयोग का गठन हुआ था 14 जून 2007 को और तीसरे आयोग का गठन हुआ था 21 जुलाई 2010 को। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शंस क्या है कमीशंस के। तो फंक्शन जो है क्या होंगे कमीशन के, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को उनके इम्प्रूवमेंट की बात करना, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करना, एंड अगर बात की जाए रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये जो भी है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के मानवाधिकार की बात करना। बट इन ऑर्डर टू अचीव द सेम सर्टेन फंक्शंस एलोकेटेड टू दीज कमीशंस हैव टू बी टेकन इन अकाउंट। बहुत सारे फंक्शंस इनके हैं, बहुत सारे स्टेप्स इनको लेने पड़ते हैं इनके बेटरमेंट के लिए, किसके, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के। क्या क्या पावर्स हैं इन कमीशंस के, ये हम देख लेते हैं। संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है या नहीं ये पूछा जाता है, तो जी हाँ ये है। होने के नाते दोनों आयोग को अपनी प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने की शक्ति है। इसके बाद इन निकायों को एक सिविल कोड की सभी शक्तियों के साथ निहित किया जाता है। उसी से प्रेरणा लेते हुए
एसी और एनसीईटी जो नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स हैं, नेशनल शेड्यूल कास्ट हैं, उनको शक्तियां जो है यहाँ प्रस्तुत कर दी गई हैं। तो एनसीईसी जो है को उन दस्तावेजों को खोजने और तैयार करने की शक्ति है जो आदिवासी समुदायों के विकास से संबंधित है। राइट। आयोग के पास हलफनामे पर भी साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति है और सिविल कोर्ट की शक्तियां आयोग पर निहित होने के साथ इसे दस्तावेजों या गवाहों की जांच के लिए समन जारी करने का अधिकार भी है। काफी इंपॉर्टेंट है क्या, समन जारी करने का अधिकार भी है। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों नीति निर्माण के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो आयोगों से सलाह ले सकती है। उपर्युक्त शक्तियों के साथ अतिरिक्त शक्तियां हो सकती है जो राष्ट्र के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ये डिपेंड करता है किस पे, हमारे प्रेसिडेंट पे। नेक्स्ट है हमारा, अब इन शॉर्ट देख लेते हैं कंपोजिशन। तो शेड्यूल जो शेड्यूल कास्ट है सीआईसी जो है उनका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कमीशंस की, ये हमारे सिलेबस में था। तो इसका कंपोजिशन क्या होने वाला है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है इनका कंपोजिशन यही होता है कि 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। फिर ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात की जाए, फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अगर बात की जाती है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अगर बात करें तो नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट क्या है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट इनका किया जाता है और यहाँ पे है जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन रिकमेंडेशन कमेटी जो है उसमें क्या कौन कौन होते हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरपर्सन, याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर वही बात करते हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, जैसे प्रेसिडेंट करेंगे सेंट्रल लेवल पे वैसे करेंगे गवर्नर, और फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन होंगे और चेयरपर्सन द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर्स। ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट जो कमिटी होगी उसमें होंगे। राइट। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी आप किसी और पोस्ट पे नहीं होने चाहिए। और जो चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात की जाए या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात की जाए, आपके लिए जरूरी है कि आपको एक्सपीरियंस में लॉ होना चाहिए, लॉ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, माफ कीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, सोशल सर्विसेज में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ऐसा नहीं है कि सब में आपको इन्फॉर्मेशन, सब में सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको अपने फील्ड में पूरी तरीके से एक्सपीरियंस एंड सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको होने चाहिए। मेंबर्स शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर आप नहीं होने चाहिए। यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर अगर है मेंबर है लेजिस्लेचर के तो भी आप नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट है टेन्योर क्या होना चाहिए, इनका टेन्योर क्या होता है, तो इनका टेन्योर है सच टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 ईयर्स तक ही इनका है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इनको अपॉइंट किया जाता है जो भी पहले हो। रीअपॉइंटमेंट की बात अगर की जाए तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का रीअपॉइंटमेंट, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, तो यही यहाँ पर भी लागू होता है। रिमूवल अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मेंबर्स ऑफ सीआईसी एंड द गवर्नर कैन रिमूव द मेंबर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस। क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वही है अनसाउंड माइंडेड है, अगर आप काम करने की क्षमता आप में नहीं है या फिर किसी मिसकंडक्ट में आप पाए गए हैं या फिर और किसी पोस्ट पे हैं जहां से आप सैलरी एंड अलाउंसेस उठा रहे हैं, ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारे जो सर्कमस्टांसेस है उस केस में आपको रिमूवल किया जा सकता है, ठीक है। और इस इंक्वायरी के तहत ड्यूरिंग दिस इंक्वायरी, जो इंक्वायरी होता है इनके रिमूवल के लिए,
उसमें वो इंक्वायरी जो होता है बाय सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट and for CIC and the governor for SIC may suspend the member from office or prohibition him from attending the office। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये चीजें होंगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की जाए तो एज पर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। और जुरिस्डिक्शन की बात की जाए तो ये पूरा सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी है और ये पूरा स्टेट माफ कीजिएगा स्टेट पब्लिक अथॉरिटी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आगे हम देखने वाले हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अंडर RTI एक्ट 2005 के तहत जो भी धाराएं हैं वो, तो ये धारा 18, धारा 19, धारा 20 जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के द्वारा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी सार्वजनिक रिकॉर्ड तक पहुंच है इनको, स्वायत्त संज्ञान शक्ति है इनको, सुरक्षित अनुपालन ये कर सकते हैं और वार्षिक रिपोर्ट इनको पेश करना होता है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी एंड फूड कमीशंस इन इंडिया। तो यहाँ पे जानने वाली चीज है, इसमें हम अंत्योदय अन्न योजना कवर नहीं कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी एंड फूड कमीशंस इन इंडिया, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये PUCL बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भोजन का अधिकार जो है ये जीवन के अधिकार के लिए आवश्यक है। आर्टिकल 21 इसकी व्याख्या करता है। ओके, आर्टिकल 21 इसकी व्याख्या करता है। इसलिए NFAS एकाधिकार अधिकारित दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य जो है ये मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। ये आपको समझ में आ गया ही होगा। और फिर अंत्योदय अन्न योजना को छोड़कर सभी स्कीमें जो है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विलय कर दिया गया है। इन सब का विलय कर दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्सेप्ट अंत्योदय अन्न योजना, इसका विलय इसमें नहीं किया गया है। अब देखना है कि यह 67% आबादी, 75% ग्रामीण और 50% शहरी को कवर करता है। किसमें 67% आबादी में, इस 67% आबादी में 75% ग्रामीण को और 50% शहरी को कवर करता है। ये जो है लाभार्थी हैं इनके। ठीक है, फूड सिक्योरिटी कमीशन ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। लोगों को चावल, गेहूं, मोटे अनाज के लिए, चावल के लिए कितना 3 रुपया, गेहूं के लिए 2 रुपया और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमतों पर परिवार के 5 सदस्यों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पोषण सहायता है। इसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद भोजन शामिल है। वे 600 कैलोरी का पौष्टिक टेक होम राशन और 6 महीने के लिए 6,000 रुपये मातृत्व लाभ पाने के हकदार है। इसलिए PMMVY का विलय कर दिया गया है। जननी सुरक्षा योजना के तहत 5,000 प्लस 6,000 रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 14 इयर्स तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा। अगर 15 दिन में आपूर्ति नहीं होती है तो लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र बनाए हुए हैं और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है इस कमीशन के द्वारा। फूड फोर्टिफिकेशन इज इक्वल टू प्रोटीन के साथ, फूड फोर्टिफिकेशन में क्या है, प्रोटीन के साथ चावल, जिंक के साथ गेहूं और लोहे के साथ मोटे अनाज। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं शुष्क भूमि क्षेत्र कृषि का उपयोग जो 52% भूमि है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 250 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न करने के लिए बंजर भूमि का विकास जो है ये इसमें समावेशित है। चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा और नागर हवेली में यह अधिनियम नकद अंतरण मोड में लागू किया गया है और उनके पास खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने का विकल्प होगा। एक परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है, ठीक है,
18 वर्ष तक या 18 वर्ष से ज्यादा की राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की मुखिया होंगी। ये मेन पहल है वुमेन एम्पावरमेंट में। फिर अगर बात करते हैं स्टेट फूड कमीशन इन NFSA 2013 क्या है, ये क्यों न्यूज में था, तो इसके प्रावधानों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए NFSA 2013 के तहत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है, जो कि प्रत्येक आयोग में एक अध्यक्ष, कौन कौन होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव होंगे। कम से कम 2 महिलाएं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य भी शामिल होंगे। इस चीज को याद रखिएगा। सो आज हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे जो आपका सिलेबस दिया गया है BSSC CGL में पॉलिटी सेक्शन का, जो गवर्नेंस सेक्शन है उसका, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी टॉपिक्स बचते हैं पॉलिटी में, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर लीजिए, प्रेसिडेंट की बात कर लीजिए, चीफ स्टेट ऑफिसर्स की बात कर लीजिए, गवर्नर्स की बात कर लीजिए, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आगे। सो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही था बस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमी अगर नजर आती है या इन सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।